हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। और आइए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लाइव सेशन को। सभी बच्चे तैयार हो जाइए आज के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के लिए, क्योंकि आज हम इस बोर्ड बूस्टर सीरीज के थ्रू क्रैश कोर्स रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी प्लांट्स के केस में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आज हम वो सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इस लाइव सेशन को। चलिए जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल इस चैप्टर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिलेबस जो 2021 सेशन का होगा वो कंप्लीट रहेगा। मींस हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ना है। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज या एजेंट्स होते हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सम स्पेशल मोड्स ऑफ एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी एंड पॉलीम्ब्रानी। मींस कुछ स्पेशल मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन भी हमें डिस्कस करना है। सो तैयार हो जाइए इस फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इस रिवीजन शेड्यूल में आपको हम शॉर्ट में सारी चीजें रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ टॉपिक्स जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे डिटेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे विदाउट डिटेल में जाने के मतलब संभव नहीं हो पाएगा वहां पे। चलिए। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले कुछ एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हमें मेनली ये फॉलोइंग इवेंट्स पढ़ने हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, हम वो सीखेंगे। साथ में मेगास्पोरोजेनेसिस से हम मेगास्पोर के फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है हम वो भी सीखेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम वो भी सीखेंगे। साथ में एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है हम वो सीखेंगे कि हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म। एक्चुअली में एम्ब्रियो कैसे बनता है हमें वो भी सीखना पड़ेगा। जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होती है, लिक्विड एंडोस्पर्म क्या होती है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होती है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और सीड फॉर्मेशन भी हम सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सीड्स भी देखेंगे कि भैया मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड क्या होते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स के साथ में आपको प्रॉपर्ली याद करना होगा। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए इस लाइव सेशन के लिए, क्योंकि फटाफट अब हमारी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है और ये अब सीधे फाइनल स्टेशन पे रुकेगी। सो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कंसंट्रेशन बना लीजिए, अगल बगल क्या हो रहा है उससे कोई मतलब मत रखिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए इस फ्लावर एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के टॉपिक पे। चलिए जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में और डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। फ्लावर क्या होता है और साथ में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप सभी जानते हैं फ्लावर के बारे में, फ्लावर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक बातों के बारे में आइए जानकारी करते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी जानकारी करते हैं। मींस वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के पहले होंगे उन्हें बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो द इवेंट्स विच अकर बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट्स को बोलते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फ्लावर के साथ में, फिर हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमीट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस के लिए हमें सेक्स ऑर्गन्स के बारे में मालूम होना चाहिए जो कि होते हैं फ्लावर्स। क्लियर? फिर गैमेट ट्रांसफर में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर? इस तरह से एक आउटलाइन बन रही होगी चैप्टर की, हमें क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म कैसे बनती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम डिस्कस करेंगे कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट में डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे भैया किस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस शूट होता है। फ्लावर एक तरह का शूट पार्ट होता है जो कि अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है और कंडेंस कर लेता है।
उसके जो लीफ वाले पार्ट होते हैं वो कंडेंस करके एक तरह का फ्लावर बना देते हैं। मींस ये एक मॉडिफाइड कंडेंस शूट होता है जो कि आपके स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ब्रैक्ट यानी एक्साइल पे निकला हुआ होता है, और इसमें बेसिकली 4 वॉल्स होते हैं या 4 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं। तो ये आपकी ये फ्लोरल अपेंडेजेस की यहाँ पे बात हो रही है जो कि 4 होते हैं। जनरली आप जानते हैं ये चारों के चारों ये जो आपके वॉल्स होते हैं ये अटैच होते हैं कहाँ पे, रिसेप्टिकल पे। रिसेप्टिकल या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस पे होते हैं। ये बेसल सोलन पार्ट होता है। ऑफ दीज 2 लोअर वॉल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं कैलिक्स और करोला। कैलिक्स और करोला आपके बेसिक यानी लोअर वॉल्स होते हैं। ये आपके स्टेराइल होते हैं, नॉन एसेंशियल वॉल भी बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट हेल्प जरूर करते हैं, फ्लावर के इनर वॉल्स की प्रोटेक्शन जरूर करते हैं। ठीक है जी। नाउ एंड कंसीडर्ड एज नॉन एसेंशियल वॉल्स और एक्सेसरी वॉल्स, हेल्पिंग वॉल्स एंड 2 अपर वॉल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर फर्टाइल। अभी हमने बात की इनर वॉल्स की, दैट इज कैलिक्स और करोला की। कैलिक्स और करोला आर स्टेराइल, इनर वॉल, एक्सेसरी वॉल, हेल्पिंग वॉल, दैट इज नॉन एसेंशियल वॉल बिकॉज ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में। बट जो इनर वॉल्स होते हैं दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये आपके फर्टाइल वॉल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और खास बात ये होती है कि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये आगे चल के बनाएंगे गैमीट्स। एंड्रोशियम बनाता है मेल गैमीट और गाइनोशियम बनाता है फीमेल गैमीट। आइए एक एक करके इन सारी बातों को जानते हैं। चलिए, सो जैसा कि आपने जाना जो इनर 2 वॉल्स होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वॉल। क्लियर है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, सो अब हम डिस्कस करेंगे इस फ्लावर के डायग्राम के थ्रू कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में। ठीक है जी। चलिए, सो यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा। देखिए ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें इस फ्लावर के अंदर आपको यहाँ पे ये सेपल्स दिख रही होंगी, ये रही सेपल्स, ये रही पेटल। सेपल्स के वॉल को बोलते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे आप जानते हैं, आपने सुना होगा कैलिक्स और कोरोला। एक्चुअली में सेपल्स के वॉल को बोलते हैं कैलिक्स और पेटल्स के वॉल को बोलते हैं कोरोला। ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी दिख रहा होगा। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को बोलते हैं गाइनोशियम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो एक्चुअली में यहाँ पे यूनिट का जो वॉल होगा वो एंड्रोशियम कहलाएगा, यानी कि एंड्रोशियम इज अ वॉल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड गाइनोशियम इज अ वॉल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्लियर। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पेरियंथ। ये कुछ कुछ फ्लावर से पाया जाता है। पेरियंथ की खास बात क्या होती है, व्हेनेवर देयर इज अ नो सेपरेशन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, दिस इज सेपल एंड दिस इज पेटल, जब ये कभी कभी सिमिलर होती हैं, एक जैसे कलर की होती हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं हम सेपल्स और पेटल्स के बीच में, कैलिक्स और करोला के बीच में, इस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। इस पूरे वर्ल्ड को बोल देंगे पेरियंथ, और इसकी एक लीफलेट को बोल देंगे टैपल। क्या बोल देंगे जी? टैपल बोल देंगे। सो इसमें करोला भी होगा और कैलिक्स भी होगा। चलिए जी। सो अब हम बात करते हैं इस पिस्टिल के बारे में, कार्पल के बारे में। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ कार्पल और पिस्टिल। क्लियर। सो इट हैज बेसिकली 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकेंड वन इज स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। सो स्टिग्मा की अगर बात की जाए तो ये आपका अपर पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट होता है। ये एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर द पॉलिन ग्रेन, इनकमिंग पॉलिन ग्रेन्स के लिए एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आएंगे और लैंड करेंगे। सेकेंड पार्ट इज स्टाइल, that is connection between stigma and ovary. We can say that कि ये आपका जो स्टाइल वाला पोर्शन होता है ये स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। दिस इज अ थिन filamentous portion which is found between the stigma and ovary. Clear. And the third portion is known as ovary, which is a basal, hollow and swollen part. Clear. So ovary, what is ovary? It is a basal, swollen, hollow part which is found at the base of the pistil. And it contains ovules और मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम पाए जाते हैं। क्लियर। सो ये हो गया हमारा गाइनोशियम। अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेमेंस के बारे में। कार्पस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेमेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेमेन यानी कि जो स्टेमेंस का जो वॉल होता है दैट इज एंड्रोशियम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर एक स्टेमेन की बात की जाए तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा एंथर और दूसरा होता है हमारा फिलामेंट। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो फिलामेंट होता है ये हमारा ये थ्रेड लाइक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, होल्ड करता है ये एक बाइलोब्ड एंथर को। इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारी यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स। आइए एक एक करके हम समझते हैं इस बाइलोब्ड एंथर के बारे में, यानी कि यहाँ पे कुछ डिटेल्ड चीजें समझते हैं। आइए
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो स्टेमन अगर मैंने यहां पे लिखा तो स्टेमन हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा एंथर और दूसरा होता है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट तो हमारा एक स्टॉक होता है जो कि नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, ये एंथर को होल्ड करता है। बट एंथर जो होता है ये हमारा एक बाइलोब पोर्शन होता है, इसमें दो लोब पाए जाते हैं, दैट इज लोब 1 एंड लोब 2। लोब 1 के अंदर पाई जाती हैं यहाँ पे ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया 1, माइक्रोस्पोरेंजिया 2। सिमिलरली लोब 2 के अंदर भी पाई जाती हैं दो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया 3 एंड 4। Overall, there are 4 microsporangia are found in a bilobed anther, because each bilobed anther is a diathecus. So यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जा रही हैं। तो एक बाइलोब्ड एंथर में ओवरऑल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, लाइक दिस। हम इस तरह से इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। ये रहे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर। सो 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपके एक बाइलोब्ड एंथर में प्रेजेंट होती हैं। हेंस वी कैन से दैट अ बाइलोब्ड एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट होता है ये, क्लियर। चलिए तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? माइक्रोस्पोरेंजियम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जनरली एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है जी। 4 लेयर्स होती हैं, 4 वॉल लेयर्स होती हैं। दैट इज सबसे बाहर की जो लेयर होती है, दैट इज फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। उसके बाद आती है एंडोथीशियम, जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस एंडोथीशियम इज द सेकंड लेयर। एंडोथीशियम के बाद आएंगी मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर्स काफी मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की। और मिडिल लेयर्स के बाद आता है हमारा इनर मोस्ट, दैट इज फोर्थ लेयर नोन एज टेपिटम। टेपिटम एक्चुअली में आपकी ये ऐसी लेयर होती है सेल्स की जो कि नरिशमेंट देने का काम करती है। इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देने का काम करती है, क्लियर। सो देयर आर बेसिकली 4 लेयर्स व्हिच आर फाउंड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। सो एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर्स एंड फोर्थ वन इज टेपिटम, क्लियर। सो द आउटर 3 वॉल्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रोटेक्शन करेंगी, जबकि जो इनर मोस्ट होती है ये न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन देती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी कि आपकी जो आउटर 3 लेयर्स होंगी ये प्रोडक्टिव नेचर की होंगी और हेल्प करेंगी इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने में हेल्प करेंगी, एंथर के डाइसेंस में हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं टेपिटम की। ये एक स्पेशल लेयर होती है, इनर मोस्ट होती है, टेपिटम इसको बोला जाता है। ये नरिशमेंट देती है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को और पॉलन ग्रेन्स को। एंड द सेल्स ऑफ टेपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। आपकी जो टेपिटल सेल्स होती हैं इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेपिटल सेल्स के अंदर एक से ज्यादा आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि टेपिटल सेल्स के अंदर जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए इस डायग्राम को देखिए। आपको याद होगा मैंने अभी ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था कुछ देर पहले। ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया डायग्राम। दिस वन इज कनेक्टिव पोर्शन। इस पॉइंट पे ही यहाँ पे हमारा जो फिलामेंट होता है वो अटैच होता था, यहाँ पे होल्ड करता था एंथर को। ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर, उसके बाद एंडोथीशियम सेकेंड लेयर, उसके बाद ये रही हमारी मिडिल लेयर्स थर्ड लेयर, और उसके बाद ये रही टेपिटल यानी कि फोर्थ लेयर। क्लियर। और अगर देखा जाए तो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे यहाँ पे ये कुछ सेल्स का मास होता था। इस सेल्स के मास को बोलते थे स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते थे जी? स्पोरोजीनस टिश्यू। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे ये फिल रहता है। ये देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहां से समझिए। इस डायग्राम को देखेंगे तो हमने इस लेयर का ये क्रॉस सेक्शन यहां पे आपको दिखाया हुआ है। सबसे बाहर की लेयर्स को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड लेयर आती है एंडोथीशियम। ये सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको इससे भिड़ंत हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे आप पूछा सकते हैं आ सकते हैं कि भैया इस माइक्रोस्पोरेंजिया में आउटर से इनर जाने पे सीक्वेंस क्या करेक्ट होगा वॉल्स के लेयर का, या बाहर से इनर से आउटर जाने पे क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस की वैरायटी आपसे पूछी जा सकती है। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए हर तरह की किसी भी तरह की डिफिकल्टी के लिए।
सो सबसे पहले मिलेगी आपको फर्स्ट आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, सेकंड उसके बाद एंडोथीशियम, थर्ड मिलेगी मिडिल लेयर्स और फोर्थ मिलेगी आपको टेपिटम जो कि मल्टीन्यूक्लिएट होती है और नरिशमेंट देने का काम करती है। बिल्कुल कंसंट्रेशन को बनाए रखिए, बिल्कुल ध्यान से आपकी सारी बातों को सुनिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और सब्जी पूरी तो वैसे बटनी है, इसलिए ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन फोकस बना के बिल्कुल यहाँ पे सुनिए हर एक बात को, क्योंकि रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन शेड्यूल चल रहा है ये, इसमें बहुत तेजी से सारी बातों को पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल घर में ऑलरेडी इन सब चीजों को पढ़ के बैठिए, पहले ही वीडियो आप देख लीजिए अपलोड जो हो जाती है, और उसके बाद किसी तरह की कंफ्यूजन के लिए आप इसको देखिए, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात की गई, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है? एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इस जगह पे यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पोरोजीनस टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, स्पोरोजीनस टिश्यू जनरेट्स स्पोर्स। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चल के स्पोर्स जनरेट करेगा और उन स्पोर्स को बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। क्या बोल देंगे बताइए? माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? सो ये माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? ये माइक्रोस्पोर्स ही आगे चल के बनाएंगे पॉलिन ग्रेन्स। ओके, सो होता क्या है एक्चुअली में कि यहां पे स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल बिहेव करती है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी। ये रही हमारी सारी सेल्स एमएमसी की तरह बिहेव करेंगी। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये किसकी मदर सेल है? माइक्रोस्पोर की मदर सेल। तो आगे चल के ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगी। क्लियर? सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो स्पोरेंजिया होती है, या हम बोल सकते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसके अंदर यहाँ पे जो ये सेल्स का मास होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू, यानी कि एमएमसी के थ्रू बनाएगा क्या बताइए? माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया अंदर क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल बिहेव करेगी एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे चल के बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम लेबलिंग के लिए जरूर आएगा, ठीक है जी। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड के बाद आपको शायद नीट भी देना होगा, तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन। So now we are going to discuss about microsporogenesis. So what is actually microsporogenesis? Microsporogenesis, as the name suggests, micro means small, sporogenesis means microspores का genesis, formation. So microsporogenesis में हम microspores की genesis के बारे में बात करेंगे कि how actually formation of microspores takes place. Clear? So microspores में हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो चलिए एक तरह से पहले हम यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहे हैं। ये रही हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस तरह से, ये पेरेंकाइमेटस सेल्स का मास भरा हुआ है, यहाँ पे खूब सारी सेल्स यहाँ पे भरी हुई हैं, और इस सेल्स के मास को मैंने क्या बोल दिया था बताइए? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया स्पोरोजीनस टिश्यू। सो दैट इज कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है जी, ये यहाँ पे बीच में भरा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। चलिए, आप जानते हैं कि इसकी हर सेल बिहेव करती है एज अ एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ये डिप्लॉयड होती है। अरे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब तक मियोसिस की बात ना हो या जब तक मियोसिस ना हो तब तक सारी सेल्स डिप्लॉयड। एंथर की वॉल की कोई भी सेल ले लो, डिप्लॉयड। फ्लावर की, एंथर की, पेटल्स की, सेपल्स की कोई भी सेल ले लो, डिप्लॉयड। कोरोला, कैरिक्स, एंडोशियम, गैनोशियम कोई भी सेल ले लो, डिप्लॉयड। बट जैसे ही एमएमसी में होगा आगे चल के मियोसिस, क्योंकि मियोसिस किस में होता है? हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही होता है मियोसिस। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो इससे आगे चल के क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। क्या बनेंगे जी? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, क्योंकि मियोसिस से बन रहे, इस वजह से ये हो जाएंगे हाफ प्लॉइडी, यानी कि हैप्लॉइड के, हैप्लॉइड प्लॉइडी हो जाएगी। क्योंकि मदर सेल 2n है तो माइक्रोस्पोर्स यानी डॉटर सेल्स हैप्लॉइड हो जाएंगे इन केस ऑफ मियोसिस। चले जी, सो देखते हैं फटाक से, एक बार फटाक से। तो मैंने यहां पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ले ली, और इसे हम पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल एक ही बात है। आगे चल के इसमें हो जाएगा मियोसिस। क्या हो जाएगा बताइए? मियोसिस। दो पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट प्लस मियोसिस सेकंड। मैं एक साथ करा देता हूं दोनों को, और फाइनली आप जानते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। ये रहे हमारे माइक्रोस्पोर्स। क्योंकि एमएमसी होती है डिप्लॉइड,
और जब मियोसिस हो जाएगा तो जो बनने वाले माइक्रोस्पोर्स होंगे वो होंगे हमारे हैप्लॉइड, दीज आर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। और ये कितने बनेंगे? 4। और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है बताइए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये अरेंज होते हैं और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर टेट्राड। चलिए जी, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुका। आगे चल के यही माइक्रोस्पोर्स अपने आप को मैच्योर करेंगे और सेपरेट कर लेंगे और बन जाएंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट। यही माइक्रोस्पोर्स आगे चल के अपने आप को मैच्योर कराएंगे और मैच्योर कराने के बाद यही कहलाएंगे हमारे मैच्योर पॉलन ग्रेन, या इन्हें हम बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। और क्या बोल सकते हैं बताइए? मेल गैमेटोफाइट, नॉट मेल गैमीट्स, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में। इन्हें हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, सो इस तरह से आपने देखा किस तरह से ये एमएमसी डिवाइड करती है, मियोसिस होता है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फाइनली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेक्स प्लेस, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है। एंड फाइनली जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब ये कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट, और ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है जी? चलिए, अब हम इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ। अब माइक्रोस्पोर बन चुका है, पॉलन ग्रेन बन चुका है। आइए समझते हैं इसके बारे में। हर माइक्रो, ये जो आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है एंजियोस्पर्म्स में, इसमें बेसिकली 2 सेल्स पाई जाती हैं। पहली होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर माइक्रोस्पोर में जो भी मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है इसमें 2 सेल होती हैं बेसिकली। एक बड़ी सेल होती है, उस बड़ी सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और एक छोटी सेल होती है, उसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये स्पिंडल शेप होती है, इसमें होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। सेल है तो उसका न्यूक्लियस भी तो होगा, बिल्कुल सही बात है भैया। तो एक बड़ी सेल थी जिसको हमने बोल दिया वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक छोटी सी सेल फ्लोट कर रही होती है, उसे हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब खास बात ये होती है कि एज द नेम सजेस्ट जनरेटिव सेल जनरेट करेगी आगे चल के ये मेल गैमेट्स को। अरे भैया ये पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट नहीं है ये पॉलन ग्रेन है, ये आगे चल के कहलाएगा, ये पॉलन ग्रेन है तो अभी भी कह सकते हो उसको मेल गैमेटोफाइट। लेकिन जब इस पॉलन ग्रेन के अंदर ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके माइटोसिस से ये 2 मेल गैमेट बना देगी, तब इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं या अभी भी बोल सकते हैं। अब खास बात क्या होती है, अगर हम बात करें तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। मेल गैमेट किससे बनते हैं? जनरेटिव सेल से बनते हैं। कितने मेल गैमेट बनते हैं? 2 मेल गैमेट बनते हैं। उनकी प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड होते हैं। अरे भैया पूरा पॉलन ग्रेन ही हैप्लॉइड है ये तो अंदर तो हैप्लॉइड ही होंगे सारे, माइटोसिस से डिवाइड करके बनेंगे। अब बात करते हैं यहां पे इसके जो लेयर्स हैं उसके बारे में। एक टिपिकल पॉलन ग्रेन की अगर बात की जाए तो वो अलग अलग साइज और शेप का होता है। अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स की अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग कलर का, साइज का और शेप का हो सकता है। क्लियर? सो आइए डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इसकी जो आउटर वॉल होती है, जैसे आपकी जो थोड़ी सी रफ टाइप की लग रही है, स्पाइक्स वगैरह निकले हुए, इस आउटर वॉल को जो थोड़ी रफ होती है इसे बोलते हैं हम लोग एक्साइन। क्या बोलते हैं जी? एक्साइन बोलते हैं। और इसके जस्ट अंदर एक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एंटाइन। एक्साइन बाहर, एंटाइन अंदर, एक्साइन बाहर, एंटाइन अंदर, एक्साइन बाहर, एंटाइन अंदर। अब तो याद ही हो गया होगा। ठीक है भैया, एक्साइन बाहर, एंटाइन अंदर। ठीक है, एक्साइन बाहर होती है और बनी होती है एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस की, उसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं जी? स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं। जो एक्साइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलिनिन की बनी होगी। और जो एंटाइन होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और साथ में होता है पेक्टिन भी। सेल्यूलोज और पेक्टिन ये फिक्स डेटा होता है, इसको याद कर लीजिएगा। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन, एंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब खास बात क्या होती है एक्साइन के बारे में कि जो एक्साइन होती है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन को कोई भी एसिड, एल्कली और बेस डिग्रेड नहीं कर सकता है। इस वजह से ये जो हार्ड एक्साइन यानी स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर होती है ये इस पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कराने में हेल्प करेगी। काफी लंबे समय तक ये प्रिजर्व रहेगा, कभी कभी तो फॉसिल के फॉर्म में भी प्रिजर्व रहता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो बात यहां से ये आती है कि ये क्या कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है? ना जी,
ये तो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है क्योंकि कहीं कहीं पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। सपोज दैट यहां पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट, इस एरिया को बोल देंगे जर्मपोर। क्या बोल देंगे? जर्मपोर। अगर यहां पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट है तो इस एरिया को बोल देंगे जर्मपोर, क्योंकि इसी जगह से आगे चल के निकलेगी पॉलिन ट्यूब। बताइए जी, तो ये देखिए इस जर्मपोर वाले हिस्से से ही आगे चल के निकलेगी यहां पे पॉलिन ट्यूब, क्योंकि एक्साइन होगी, हार्ड होगी, तो वहां से पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। इसलिए जहां पे ये एब्सेंट होगी एक्साइन, उस रीजन से निकलेगी ये पॉलिन ट्यूब, और इस रीजन को बोल देंगे जर्मपोर। क्लियर? चलिए जी, सो हमने डिस्कस कर लिया जर्मपोर के बारे में, जनरेटिव सेल के बारे में, वेजिटेटिव सेल के बारे में, एक्साइन और एंटाइन के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए जब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं, एक बार रीड कर लेते हैं फटाक से। पॉलिन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल जनरली होते हैं, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग साइज और शेप के हो सकते हैं। नाउ इनका जो जनरल डायमीटर होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज 2 लेयर्ड वॉल, दैट इज स्पोरोडम। दोनों लेयर को मिला दोगे क्या बोल देंगे? स्पोरोडम बोल देंगे। ठीक है, अलग अलग बोलेंगे तो एक्साइन और एंटाइन। सो आउटर लेयर क्या होती है? आउटर हार्ड लेयर को बोलते हैं एक्साइन, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिन की। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसको। हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, नो नॉन एंजाइम कैन डिग्रेड इट। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एज इट इज पूछी जाएंगी, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सो स्पोरोपोलिन जो होती है हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड कर सकती है, एसिड एल्कली में डिग्रेड कर नहीं होती है ये, और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। इस वजह से इसको हम फॉसिल के फॉर्म में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस वजह से पॉलिन वेल प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल के फॉर्म। क्लियर? तो ये तो हो गई एक्साइन और एंटाइन की बात, स्पोरोपोलिन की बात। हम बात करेंगे जर्मपोर के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस फॉर्मेलिटी रीड करनी केवल। पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं इनमें एक प्रोमिनेंट डिस्टल अपर्चर भी होता है, एक होल होता है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। फॉर जर्मिनेशन दैट इज कॉल्ड जर्मपोर वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। एक डिस्टल अपर्चर होता है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगी और वहीं से निकलेगी पॉलिन ट्यूब। क्लियर है जी? इस जर्मपोर से पॉलिन ट्यूब बाहर आएगी। क्लियर? द इनर लेयर एंटाइन इज टाइनी, आई मीन थिन। इनर थोड़ी सी थिन होती है, स्पोरोपोलिन की जो लेयर होती है वो थिक होती है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इनर लेयर होगी जिसे हम एंटाइन बोलते हैं वो थिन होती है, चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो भैया एंटाइन किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी, और किसकी बनी होगी? पेक्टिन की बनी होगी। ये बात आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो पॉलिन ग्रेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई थिंक ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेडिंग के बारे में बताया गया कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स की शेडिंग किस सेल स्टेज में होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि पॉलिन ग्रेन के अंदर दो सेल होती है। पहले तो स्टार्टिंग में 2 सेल होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये रहा हमारा पॉलिन ग्रेन और ये रहा यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, और अंदर रहा जनरेटिव सेल। जनरली एक पॉलिन ग्रेन के अंदर मैंने आपको बताया 2 सेल हो गई। पहली होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी हो गई जनरेटिव सेल। 2 सेल स्टेज हो गया। बट कभी कभी क्या होता है लेटर स्टेजेस में ये जनरेटिव सेल आगे चल के ये 2 मेल गैमेट्स को बना देगी, मेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाएगी। तो अब क्या बचेगा? आगे चल के हो जाएगा वेजिटेटिव सेल प्लस फर्स्ट मेल गैमेट प्लस सेकंड मेल गैमेट। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं इस पूरी बात को। यहां पे साफ साफ देखिए, जनरली एक पॉलिन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती हैं, पहला वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल, कितनी सेल हो गई? 1 and 1, 2 सेल स्टेज हो गई। 2 सेल स्टेज हो गई। बट कभी कभी ये जो जनरेटिव सेल होती है डिवाइड कर जाती है। मैंने आपको बताया लेटर स्टेज में डिवाइड कर जाएगी। और होता क्या है फिर? बचता क्या है? वेजिटेटिव सेल प्लस फर्स्ट मेल गैमेट, दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट प्लस सेकंड मेल गैमेट। तो ओवरऑल फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। अब ये कंडीशन जो आ गई वो क्या आ गई? 3 सेल स्टेज आ गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, आइए समझते हैं इस बात को। पॉलिन ग्रेन्स जनरली शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। जो पॉलिन ग्रेन्स में जो शेडिंग होती है वो 2 सेल स्टेज में होती है, यानी कि जिस कंडीशन में उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स की बात यहां पे हो रही है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं भैया। एंड बिफोर पॉलिन ग्रेन्स शेड एट 3 सेल स्टेज। यानी कहने का सीधा सा मतलब यहां पे ये है कि 60% की अगर बात की जाए, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में या उनसे ज्यादा में, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने आपको बताया कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में या उससे ज्यादा में
जो शेडिंग का प्रोसेस होता है वो आपका इस 2 सेल्ड स्टेज में होता है, ताकि बाकी जो बचे हुए हैं उसमें क्या होगा, वो 3 सेल्ड स्टेज में हो जाएगा। यानी कि एक रहेगी वेजिटेटिव सेल प्लस 2 रहेंगे मेल गैमीट। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात। क्या पॉलिन ग्रेन से हमें फायदा होता है? हाँ होता है भैया। आप कहेंगे सर कैसे कैसे फायदे हो सकते हैं? क्या पॉलिन ग्रेन से हमें नुकसान होता है? नुकसान भी होता है पॉलिन ग्रेन से हमको। सर कैसे कैसे नुकसान होते हैं? तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं पॉलिन ग्रेन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट्स के बारे में, यानी प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सो पॉलिन ग्रेन से हमें एलर्जी भी होती है। बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हार्ड आउटर एक्साइन होती है, जब वो नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर इनहेल कर लिए जाते हैं तो एलर्जी रिएक्शंस कॉज करते हैं। So pollen grains of several plant species may cause the severe allergy and bronchial infections leading to the asthma, bronchitis, etc. एग्जाम्पल की अगर बात किया तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, जो कि इंडिया में एज अ कंटेमिनेट आया था इंपोर्टेड वीट के साथ में। जब वीट को हम इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री से, अमेरिका वगैरह से, तब एज अ कंटेमिनेट आ गया था दूसरी कंट्रीज से। सो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड वीट। इंपॉर्टेंट है बात बेटा। become ubiquitous in occurrence and caused pollen allergy, और ये pollen allergy cause करता है। ये इसका होगा negative economic importance। क्लियर? चले जी आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद करते हैं कि pollen grains को लिक्विड नाइट्रोजन पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नीट 2018 या 19 में से क्वेश्चन पूछा गया था कि pollen grains को हम लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्टोर कर सकते हैं कई सालों के लिए पॉलन बैंक्स में। कहां पे बताइए? पॉलन बैंक्स में, फॉर लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ताकि बाद में हम फ्यूचर में इसका यूज कर सके प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं जी? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये तो, एक स्पेशल बात हो गई, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने डिस्कस किया था नेगेटिव पॉइंट के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। कुछ फायदे भी होते हैं पॉलन ग्रेन के। पॉलन ग्रेन्स का यूज जो है हम लोग, जो एथलीट्स होते हैं, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉलन टैबलेट्स होती हैं, पॉलन सिरप्स बनाए जाते हैं, दवाइयों के फॉर्म में इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होने की वजह से जो एथलीट्स होते हैं वो यूज करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में और सिरप्स के फॉर्म में। ये बात आप याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में और दूसरी रेफरेंस बुक्स में भी ये दिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं पिस्टिल के बारे में कि पिस्टिल क्या होती है। अगर एक टिपिकल पिस्टिल की बात की जाए तो उसमें हॉलो बेसल स्वॉलन पार्ट होता है ओवरी, एक इलोंगेटेड स्टाइल होती है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था, और एक टर्मिनल स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, लाइक ये रहा हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है पॉलन ग्रेन के लिए? स्टिग्मा। थिन फिलामेंटस पोर्शन विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी इज नोन एज स्टाइल, and the basal swollen hollow part is known as ovary which contains ovules. Okay, so a typical pistil consists of a hollow and basal swollen part, ovary, ये basal part हो गया, elongated style, ये बीच का part हो गया, एक terminal stigma होती है जो कि पहला part हो गया। जो कि स्टिग्मा होती है वो एक्ट करती है, सर्व करती है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। चलिए अगर ओवरी की बात की जाए तो ओवरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ओवरी के अंदर आपको मिलेगी कैविटी। दिस इज द कैविटी, दिख रही होगी आपको कैविटी साफ साफ, यहां पे ये ओवेरियन कैविटी होती है। ये जो ओवेरियन कैविटी है इसी को बोलते हैं लॉक्यूल, और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। सो इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, और इसी ओवरी कैविटी के अंदर यहां पे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में। मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स अराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा में अलग अलग पैटर्न्स पे ये मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल आपकी सिंकार्पस भी हो सकती है और एपोकार्पस भी हो सकती है। पिस्टिल सिंकार्पस कब होगी? जब एक से ज्यादा पिस्टिल आपकी फ्यूज कर जाएगी, बिकॉज सिन मींस क्या होता है? फ्यूजन। तो पिस्टिल में भी सिंकार्पस और एपोकार्पस। अगर पिस्टिल में एक से ज्यादा पिस्टिल फ्यूज कर चुकी है तो उसे बोल देंगे सिंकार्पस कंडीशन, जैसे कि पेपरवर में पाई जाती है, सोलेनम में पाई जाती है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है कि एपोकार्पस में जो पिस्टिल्स होती हैं वो फ्यूज होती, मल्टी कार्पलरी ओवरी होगी,
बहुत सारी कार्पल्स होंगी, बट या तो वो सिंक कार्पल्स होगी या तो वो एपोकार्पस होगी। मल्टी कार्पल कंडीशन है, बहुत सारी कार्पल हैं, अगर वो फ्यूज हैं तो सिंक कार्पस कंडीशन, अगर वो फ्री हैं तो फिर एपोकार्पस कंडीशन, जैसे कि पाई जाती है आपकी माइकेलिया में। कार्पस फ्री होती है माइकेलिया में। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां पे किस तरह से ये बहुत सारी स्टिग्मास आपको दिखाई दे रही हैं। यहां पे ये हिबिस्कस की बनी हुई है, हिबिस्कस की। इसमें देखिए स्टाइल सिंगल है, ये ओवरी है, नीचे थैलेमस हो गया। ये देखिए मल्टीपल स्टिग्मास हैं यहां, हिबिस्कस की एक कार्पल बनी हुई है यहां। ये हमारी यहाँ पे ये यूनी आपकी कार्पल है यहाँ पे, यानी सिंगल कार्पल है यहाँ पे। ये दोनों कंडीशन मल्टी कार्पल की, यानी कि ये रही देखिए सिंक कार्पस ओवरी और ये रही एपोकार्पस ओवरी। कार्पल तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पे फ्री हैं, फ्यूज नहीं है, इसलिए इसे बोल देंगे हम एपोकार्पस कंडीशन। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्पल्स फ्यूज कर गई हैं, इस वजह से इसे बोल देंगे सिंक कार्पस ओवरी और सिंक कार्पस कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं ओव्यूल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा होती है, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा लगी होती है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। ओव्यूल्स की बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स किस तरह के पाए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे, वैसे होते तो बहुत टाइप के हैं हम, बट बेसिकली दो तरह की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में ज्यादा पूछे जाते हैं। So depending upon the shape and the orientation, the ovules of angiosperms are classified into the following types. शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। पहला है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और दूसरा है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की खास बात क्या होती है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल होता है, इसमें जो माइक्रोपाइल होती है और जो छेलेजा होता है और जो फ्यूनिकल होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं, पाइपर में ऐसा पाया जाता है। जबकि एनाट्रोपस ओव्यूल में, जो कि 80% ऑफ एंजियोस्पर्म की पहचान होती है, सबसे ज्यादा एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है। हमारे सिलेबस में भी हमको यही पढ़ना है। सो वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, यहाँ पे जो ओव्यूल की बॉडी होगी वो इन्वर्टेड होती है। आइए आगे चल के हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पहले बेसिक बातें कर ले ओव्यूल के बारे में, उसके बाद हम डायग्राम से समझ भी लेंगे। सो आप जानते हैं कि जो बेसल पार्ट होता है किसी भी ओव्यूल का, वो जस्ट अपोजिट होता है, मींस जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, उसे हम क्या बोलते हैं, छेलेजा। जब आप ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, छेलेजा बोलते हैं। द बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड छेलेजा and enclosed within the integument is a mass of cells called the nucellus. Cells of the nucellus are rich in reserve food material. जब आप ओव्यूल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ओव्यूल है इसमें ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है इसे माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट यहां पे छेलेजा एंड होता है, और सेंटर में यहां पे एक सेल्स का मास भरा हुआ होता है, इसे बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं जी, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। रिजर्व फूड भी इसमें होता है। एन ओव्यूल इज जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एक ओव्यूल के अंदर अगर देखेंगे तो उसके अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू द रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, इन द मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी एंड लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस। इस पॉइंट को समझने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम को बच्चों ध्यान से देखिए, दिस इज डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का ये डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। आप ध्यान से यहां पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली में एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, देखने में लगता है कि ये ऑर्थोट्रोपस है, बट एक्चुअली इट इज अ एनाट्रोपस। ओके, तो ये मैंने नॉर्मल डायग्राम बनाया हुआ है, ये दोनों सेम ओव्यूल है, देखने में ये ऑर्थोट्रोपस लग रहा है बट है ये एनाट्रोपस। ये हाइलम वाला पार्ट हो गया जहां से इस ओव्यूल से ये हमारा फ्यूनिकल अटैच है, इसे बोलते हैं हाइलम। ये रहा हमारा फ्यूनिकल वाला पार्ट जो कि जाके प्लेसेंटा से जुड़ेगा आगे जाके यहाँ पे ओवरी वॉल से। ये ओपनिंग है जहां पे इंटेगुमेंट्स को कवर नहीं कर रहे हैं, इसे बोल देंगे माइक्रोपाइल, और ये रीजन हो गया हमारा माइक्रोपाइलर पोल। आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट हो गया। ये अंदर यहाँ पे ये न्यूसेलस फील्ड है, इस न्यूसेलस से ही आगे चल के बनेगी एमएमसी, और एमएमसी बनेगा एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। सो ये हो गया न्यूसेलस, और उसके अंदर बना है यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक, और ये माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे छेलेजल एंड। बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये रिवीजन बैच है, आप पहले प्रॉपर्ली वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फटाफट तेजी से रिवीजन करने के लिए इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप ये सोच के आएंगे कि यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, पहली बार पढ़ना है टॉपिक को, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से रिवीजन चल रहा है। तो इसलिए आप पहले से ही वीडियो को देख के आइए, पहले से समझ के आइए, ताकि जो बचे हुए डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकें यहाँ पे। ठीक है जी। सो ये रहा हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें देखिए
ये एक तरह का एनाटोपस इन्वर्टेड ओव्यूल है, ये रहा फ्यूनिकल और ये रहा हमारा हाइलम वाला पार्ट, क्योंकि हाइलम वाले पॉइंट पे ही फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है। आपको दिख रहा है ये माइक्रोपाइलर एंड है जहां पे इंटेगुमेंट्स ने कवर नहीं किया हुआ है इस ओव्यूल को, कुछ रिमेनिंग पार्ट होता है जो अनकवर्ड होता है थ्रू इंटेगुमेंट्स, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड को बोलते हैं चेलेजल एंड। ये रहे इंटेगुमेंट्स, आउटर और इनर आपको मालूम ही है। अंदर यहाँ पे ये सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स का मास होता है, इसे बोलते हैं न्यूसेलस, और न्यूसेलस की एक सेल बिहेव करती है एज अ एमएमसी, कोई भी एक सेल जो होगी वो बिहेव करेगी एज अ एमएमसी, सिर्फ एक सेल ही बिहेव करेगी। जबकि आप याद करिए मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो वहां पे स्पोरोजेनियस टिश्यू हुआ करता है उसकी सारी सेल बिहेव करती थी एज अ एमएमसी, वो हुआ करती थी माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां पे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, और इसी मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और आगे चल के बनेगा ये एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। सो ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम, अंदर क्या बनेगा इसके, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर होगा फीमेल गैमीट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमीट था, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट होगा यानी एग होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। सो फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो ये लिखा हुआ फॉलोइंग आर द 3 डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट, लाइक द फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म। जो आपका फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर होता है ये फर्स्ट सेल होता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट का किसी भी एंजियोस्पर्म के। It enlarges in size to form a female gametophyte also called embryo sac। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की अगर बात की जाए तो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर ही आगे चल के ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ओव्यूल के अंदर एमएमसी होती है, न्यूक्लियस की कोई सेल एमएमसी की तरह बिहेव करती है, तो इस एमएमसी में मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात हो रही है इसलिए ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होगी, यहां पे ये कहलाएगी मेगास्पोर मदर सेल। ये रही एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के जब ये डिवाइड करेगी तो खास बात क्या होती है कि यहां पे क्या बनेगी, ये मेगास्पोर्स बन जाएंगे। दीज आर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, दीज आर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। और खास बात ये होती है कि जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते हैं इसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल रहता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा यही आगे चल के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है जी। तो यहां पे यही बात बताई गई है दैट द फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट सेल स्टेज होती है, वो आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर ही होता है एंजियोस्पर्म्स के केस में। यही जो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर था ये अपने साइज को बढ़ा लेगा, इनलार्ज कर लेगा और आगे चल के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसे एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। इट्स न्यूक्लियस अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई एंड मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इस बात को समझते हैं। हमने यहां पे देखा ये मैंने बनाया ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहां पे इस तरह की पैरेन्काइमेटस सेल्स का मास मिलेगा और इस सेल्स के मास को मैंने बोल दिया न्यूसेलस। क्या बोल दिया? न्यूसेलस बोल दिया। न्यूसेलस की कोई एक सेल, सपोज दैट ये कोई एक सेल थी, ये रही वो सेल, ये सेल बिहेव करेगी एज अ एमएमसी। दिस सेल इज नोन एज एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? अब इस एमएमसी में क्या होगा, ये रही हमारी वो एमएमसी जो कि डिप्लॉइड थी, 2n थी। इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा जी? इसमें चलिए हम करा देते हैं मियोसिस। तो मैंने यहां पे मियोसिस करा दिया, ठीक है, ये मैंने यहां पे मियोसिस करा दिया, ये रहा, यानी फर्स्ट भी हो जाएगा प्लस मैंने सेकंड वाला मियोसिस भी करा दिया। और आप जानते हैं कि फाइनली ये डिप्लॉइड सेल आगे चल के बनाएगी हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये रहे हमारे हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 1 2 3 एंड 4, आई मीन 1 2 3 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन चुके। 1 2 3 ये 3 हमारे जो मेगास्पोर्स होंगे आपके डिजेनरेट कर जाएंगे। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जो फंक्शनल होगा, जो कि हैप्लॉइड होगा। इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के ये रहा हमारा इस तरह से, दिस इज, ये अपने साइज को बढ़ा लेगा और ये रहा हमारा ये फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर? हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट। 3 तो डिजेनरेट हो चुके। अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक बन के आया, फीमेल गैमेटोफाइट आया, इसमें माइटोसिस इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है जी। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं आपको फिर से आगे दिखाता हूं। तो ये समझ में आ गया पूरा। ओव्यूल हो गया,
स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, उसके अंदर कोई एक सेल थी जो बिहेव कर रही थी एज अ मेगास्पोर मदर सेल MMC, सिर्फ एक सेल, सारी सेल नहीं, सिर्फ एक सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थी, डिवाइड करेगी मियोसिस से, तो डिप्लॉइड्स की जगह हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे यहाँ पे। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से बनाएगी हैप्लॉइड मेगास्पोर जो कि 4 होंगे, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर बचेगा, वो ये रहा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस, ये रहा हमारा वो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड। इसमें होगा माइटोसिस, क्या होगा बताइए, इसमें मैं करा देता हूं माइटोसिस। तो माइटोसिस पहला कराया, फिर एक बार मैंने माइटोसिस और कराया, ये फर्स्ट टाइम करा दिया, ये मैंने सेकेंड टाइम करा दिया, और ये रहा थर्ड टाइम। ठीक है, मैंने 3 टाइम माइटोसिस करा दिया यहां पे मैंने। तो आइए देखते हैं क्या होगा यहां पे। जब मैंने फर्स्ट टाइम माइटोसिस कराया तो इसके अंदर यहां पे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए, एक रहा ये और एक रहा ये, अपोजिट पोल्स पे चले गए। माइटोसिस में तो 2 सेल बनती हैं, आप जानते हो, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गई, हैप्लॉइड से एम्प्लॉइड की, क्योंकि आप जानते हो हैप्लॉइड सेल में तो मियोसिस होगा नहीं। अब क्या होगा, माइटोसिस सेकंड टाइम कराया तो इससे भी 2 बनेंगी और इससे भी 2 बनेंगी, यानी कि कुछ इस तरह का डायग्राम आ जाएगा। ये हैप्लॉइड 2 बन गए यहाँ पे, ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। अब 4 न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। फिर आगे बढ़े, थर्ड टाइम कराया, या थर्ड टाइम होता है एक्चुअली में, जेनेटिकली कंट्रोल्ड फिनोमिना होता है, तो 3 बार होता ही, आपको याद करना पड़ेगा। 3 टाइम्स माइटोसिस होता है, तो थर्ड टाइम जब माइटोसिस होगा तो इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट। सो मैं यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 न्यूक्लिएट कंडीशन यहां पे आ चुकी, 8 न्यूक्लिएट अरेंजमेंट हो चुका है, जिसमें से एक यहां से और एक यहां से सेंटर की तरफ मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। तो फाइनली क्या हुआ यहां पे, ये जो 2 न्यूक्लिएट कंडीशन बनी थी वो ये रही हमारी 2 न्यूक्लिएट कंडीशन जब माइटोसिस हो चुका है। तो इसका जो न्यूक्लियस था, इट्स न्यूक्लियस ये रहा, इट्स न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई दैट मूव अपोजिट पोल्स। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, अपोजिट पोल्स पे चले गए, और ये 2 न्यूक्लिएट ये हो गया 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक और ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बन चुका है। ठीक है जी, आगे देखिए, इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिए किस तरह से ये पहले 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बना फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से, फिर ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बना सेकंड माइटोटिक डिवीजन से, और फिर ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बना थर्ड माइटोटिक डिवीजन से। क्लियर है ना। उसके बाद क्या होगा, इसमें अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ये रहे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर 3 आपके माइक्रोपोलर एंड पे सिनर्जिड्स पहुंच जाएंगी, एक एग रहेगा, 2 सिनर्जिड और एक एग बना देंगे, एग अपरेटस। और ये रही बेस पे यहाँ पे छलेजल एंड पे एंटीपोडल्स। इसको डायग्राम को उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह देखिए, यानी कि छलेजल एंड यहाँ पे है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, या इसको भूल जाइए, सीधे आप इसी पे आ जाइए। इस छलेजल एंड पे ये रही 3 एंटीपोडल सेल्स, तीनों में हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा। सेंटर में आ जाएंगे ये पोलर न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिक यानी कि जो माइक्रोपोलर एंड है यहाँ पे मिलेगा आपको सिनर्जिड्स, जो कि 2 होंगी, एक हैप्लॉइड ये, एक हैप्लॉइड ये, और ये मिल जाएगा एग जो कि हैप्लॉइड होगा। क्लियर है जी। सो 3 3 6 एंड 2 8, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। आगे चल के ये पोलर न्यूक्लियर के आसपास एक कॉमन सेल बन जाएगी, तो सेल काउंट करोगे इन सभी के आसपास सेल वॉल बन जाएगी। तो सेल काउंट करोगे तो क्या होगा, 3 3 6 एंड 7 सेल्ड। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई, क्योंकि न्यूक्लियस तो 8 है बट सेल 7 बन गई। क्यों, क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, और उसे बोल देंगे सेंट्रल सेल। उस सेल को क्या बोल देंगे बताइए, सेंट्रल सेल, जिसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियाई थे। क्लियर है जी। सो इस तरह से ये हमने देखा मैच्योर एम्ब्रियोसैक कुछ इस तरह का होता है। सो जो 3 सेल्स होती हैं, बस कुछ नहीं, सारी चीजें क्लियर है, बस एक बार रीडिंग करनी है। जो 3 सेल्स होंगी छलेजल एंड की तरफ, उन्हें हम बोल देंगे एंटीपोडल्स। जो लार्ज सेंट्रल सेल होती है जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनेगी, वो आपकी सेंट्रल सेल कहलाएगी। Thus, a typical angiospermic embryosac or female gametophyte at maturity consists of 8 nuclei and 7 cells. 8 न्यूक्लियस होंगे उसमें, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्टेज पाई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे हम लोग पॉलिनेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअली पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेमन, या हम बोल सकते हैं कि एंथर से of the stamen to the receptive stigma of a carpel or pistil is called pollination। सीधी सी बात है
कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलेंगे, वहीं बनते ही है, और जब वो स्टिग्मा पर चले जाएंगे, लैंड कर जाएंगे, इसी को बोल देते हैं पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग अरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग तरह के उन्होंने अडाप्टेशंस किए हुए हैं ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके। अलग अलग तरीके डेवलप किए हुए हैं पॉलिनेशन के। ठीक है जी, चलिए ये देखिए पॉलिनेशन किस तरह से इस फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो गए बाहर आए, तो ये पॉलन ग्रेन्स किसी पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू उसमें अटैच होके किसी दूसरे प्लांट के पास पहुंच गए। अलग अलग तरीके होते हैं पॉलिनेशन कराने के। तो इस तरह से यहां पे पॉलिनेशन हो चुका है, ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो चुका है फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। इसी के बेसिस पे पॉलिनेशन भी कई टाइप का होता है, आइए इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले इस बात को समझिए, एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये मिराबिलिस का प्लांट है। इसमें चेस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दिखाए गए हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं ये हमेशा क्लोज रहते हैं, बड स्टेज में रहते हैं, ओपन नहीं होते, इस वजह से इसमें ऑटोगैमी ही होती है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्योंकि ये कभी ओपन नहीं होंगे। जबकि ये जो चेस्मोगैमस है ये ओपन रहते हैं, इसमें एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है जी, चलिए आइए जानते हैं जिटोनोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी तो सुना ही होगा। ऑटोगैमी तो तब होती है जब पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के एंथर से निकल के उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चले जाएंगे, ऑटोगैमी। लेकिन अगर फ्लावर चेंज कर दे, प्लांट चेंज ना हो, फ्लावर चेंज कर दे बट प्लांट सेम रहे, तो उस कंडीशन में बोलते हैं जिटोनोगैमी। दैट इज व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर आर मूव टू द अनदर फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इस कंडीशन को बोलते हैं जिटोनोगैमी। तो एक तरह का ये देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो चेंज हुआ नहीं, फ्लावर चेंज हो गया बस केवल। सो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन वेयर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। ये बात इंपॉर्टेंट है, सेम प्लांट पे गया भैया, प्लांट तो चेंज किया नहीं उसने, इसलिए जेनेटिकली देखा जाए तो सेम रहा, बट एट द डिफरेंट ब्रांचेस, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे थे भैया, फ्लावर चेंज कर दिया। तो एक तरह का ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है बट थोड़ा डिफरेंट है ऑटोगैमी से, इसलिए इसको बोल दिया जिटोनोगैमी। इट यूजुअली अकर्स इन प्लांट विच शो मोनोइशियस कंडीशन। ये उन प्लांट्स में होगा जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाएंगे, मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स। क्लियर? दैट इज कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में होगा। एक तरह का ये फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फंक्शनली अगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। बट जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये ऑटोगैमी के सिमिलर ही है, क्योंकि पॉलन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स जो आ रहे हैं वो सेम प्लांट से आ रहे हैं, प्लांट तो चेंज हुआ ही नहीं है, सेम प्लांट सेम कैरेक्टर सेम फ्लावर। ओके, इस वजह से जेनेटिकली ये ऑटोगैमी हो गया, फंक्शनली ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं जीनोगैमी की, जो कि एक एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें प्लांट चेंज हो जाता है। यानी जीनोगैमी में क्या होता है? इट इज एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट। इसमें एक फ्लावर के, यानी एक प्लांट में प्रेजेंट फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे किसी प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा जाके। यानी फ्लावर, आई मीन प्लांट चेंज हो गया, प्लांट चेंज हो गया तो फ्लावर तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, so this is the only type of pollination which brings genetically different types of pollen grains to the stigma during pollination. example हो जाएगा papaya and maize, like आपके जो dioecious plants होते हैं उसमें जीनोगैमी पॉसिबल है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में कि पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। यानी कि अगर एजेंट्स की बात की जाए तो हम डिस्कस करेंगे दो तरह के एजेंट्स होते हैं। पहले होते हैं कुछ हमारे एबायोटिक एजेंट्स जो कि नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे बायोटिक एजेंट जो कि लिविंग एजेंट्स होते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो हमारे एबायोटिक एजेंट्स होते हैं उसमें आता है विंड, यानी कि जो एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट है, और दूसरा आता है वाटर। बच्चों विंड भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट काम करती है। विंड के थ्रू बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जाते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं। ऐसे फ्लावर्स को या ऐसे पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिएगा। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर, और इस पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर वाटर यूज हो रहा है एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट या एबायोटिक एजेंट, तो उस कंडीशन में हम ऐसे पॉलिनेशन को बोल देंगे हाइड्रोफिली।
ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बायोटिक एजेंट्स की बात की जाए तो इसे बोलते हैं जूफिली, जिसमें एनिमल्स यूज होते हैं। जूफिली में अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। व्हाट इज एक्चुअली पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है, आइए इसको जानते हैं। होता क्या है एक्चुअली में कि ये जो इवेंट होता है, ये इसमें सबसे पहले तो जो पॉलन आता है, शेडिंग ऑफ पॉलन होता है, वो पॉलन आएगा और पिस्टिल के ऊपर लैंड करेगा, यानी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है आगे। सो ये जो इवेंट होता है ये तब स्टार्ट होता है जब डिपोजिशन हो जाता है पॉलन का ऑन द स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, जब तक वो एंट्री ना कर जाए ओव्यूल के अंदर। और इस वजह से कलेक्टिवली उसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कलेक्टिवली उसको बोलते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन, क्योंकि जब स्टिग्मा पे किसी भी तरह से यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन आया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे पॉलन ग्रेन ड्रॉ किया और ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, तो पहले तो रिकॉग्निशन होगा कि भैया कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा क्या सेम वैरायटी का पॉलन ग्रेन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैरीगोल्ड के फ्लावर में रोज का पॉलन ग्रेन आ गया। बट दूसरा क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जब ये रिकॉग्निशन हो जाएगा कि हाँ भैया कंपैटिबल टाइप का है, मैचिंग टाइप का पॉलन ग्रेन है, तो यहाँ पे स्टिग्मा में इसकी यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ होगी पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आएगी और कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ये स्टाइल के टिश्यूज को रप्चर करते हुए, लिसिस कराते हुए, डिसॉल्व कराते हुए नीचे मूव करेगी टुवर्ड्स ओवरी। ठीक है जी, तो ये दो बेसिक स्टेप होते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, जो कि डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किस तरह से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल्स के अंदर, दैट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। कैसे एंटर करेगा हमारा पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर? तो एक्चुअली में जैसे ही ये रीच करता है ओवरी में, पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। कई रास्ते होते हैं उसके पास में, या तो वो माइक्रोपाइलर एंड सेंटर कर सकती है, इसे बोल देंगे पोरोगैमी। अगर वो छेलेजल एंड सेंटर कर रही है तो उसे बोल देंगे छेलेजोगैमी। और अगर किसी इंटीग्यूमेंट से या फ्यूनिकल से एंटर कर रही है तो इसे बोल देंगे हम मीजोगैमी। ये तीन रास्ते होते हैं। पहला होता है पोरोगैमी का, दूसरा होता है छेलेजोगैमी का, फर्स्ट पोरोगैमी, सेकेंड छेलेजोगैमी एंड थर्ड होता है हमारा मीजोगैमी। It then enters one of the synergids through the filiform apparatus present at micropylar end, and the filiform apparatus direct the growth of pollen tube by secreting some chemical substance. filiform apparatus तो आपका, या filiform apparatus तो egg apparatus के बगल में ही प्रेजेंट होता है, वो तो गाइड करता है एंट्री ऑफ pollen tube को, भैया इधर ही आना है। pollen tube ग्रो करती है और आती है, filiform apparatus को गाइड करता है और फाइनली वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाती है। बट ओव्यूल के अंदर एंटर करने के तीन रास्ते होते हैं भैया, पहला पोरोगैमी, दूसरा छेलेजोगैमी और तीसरा मीजोगैमी। आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ओव्यूल, माइक्रोपाइलर एंड और पॉलन ट्यूब अगर यहां से एंटर कर रही है तो पोरोगैमी, माइक्रोपाइलर पोरोगैमी, माइक्रोपाइलर पोरोगैमी। ओव्यूल छेलेजल एंड से अगर एंट्री कर रही है तो इसे छेलेजोगैमी कर देंगे। पॉलन ट्यूब छेलेजल एंड से आ रही है, बट एम्ब्रियोसैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से ही जाएगी। फिर तीसरा रास्ता क्या है, मीजोगैमी। पॉलन ट्यूब आई और यहां बीच से एंटर कर गई, इंटीग्यूमेंट से एंटर कर गई, इसे बोल देंगे मीजोगैमी। क्लियर है ना? तो ये तीन रास्ते होते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन? बच्चों ये डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है इस एम्ब्रियोसैक के अंदर, तो पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं दो मेल गैमीट और स्पर्म सेल्स। ये जो दो मेल गैमीट आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये दो मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट जाता है और फ्यूज करता है इस एग से, और जब एग से फ्यूज करेगा तो यहां पे बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा बताइए? डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड मेल गैमीट बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। तो इस तरह से ये हैप्लॉइड मेल गैमीट हैप्लॉइड एग से फ्यूज कर जाएगा, बन जाएगा जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। बाकी के जो एक और मेल गैमीट बचा हुआ होता है वो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास में। यहाँ बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए, ये हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ये हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और ये रहा हैप्लॉइड मेल गैमीट। सो हैप्लॉइड 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 और बन जाएगी 3n एंडोस्पर्म, यानी कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये देखिए, ये कंडीशन आ गई। एक तरह से यहां भी फ्यूजन हो रहा है, यहां भी फ्यूजन हो रहा है, और हो गया ये डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, which is a unique property which is found only in angiosperms. डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, जिसमें एक मेल गैमीट जो होता है वो क्या करता है, एग के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा मेल गैमीट जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है,
जो मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा वो बना देगा एंडोस्पर्म, और जो मेल गैमीट एक्स से फ्यूज करेगा वो बना देगा जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड, जाइगोट की प्लॉइडी डिप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रहा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी रंगबाजी से हम लोग जाते हैं, जब घूमने मॉर्निंग वॉक करके आते हैं तो कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा पीते हैं। क्यों? हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है वो। बिकॉज कोकोनट वाटर जो होता है, जो कि टेंडर कोकोनट से हमें ऑब्टेन होता है, इज नथिंग बट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक तरह का वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है, स्टोर्ड फूड ही है। ये जो एंडोस्पर्म होता है एक तरह का स्टोर्ड फूड होता है उस डेवलपिंग जाइगोट के लिए, ताकि जब जाइगोट डेवलप करे तो थोड़ा बहुत उसको फूड वगैरह नरिशमेंट मिल सके, विच इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत सारे हजारों न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है, एंड सराउंडिंग द व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट कर्नल को सराउंड करता है उसे बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर भी हो सकती है और सेलुलर भी हो सकती है। कोकोनट में दोनों तरह की एंडोस्पर्म पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीड के बारे में कि भैया टाइप्स ऑफ सीड्स क्या क्या होते हैं। सीड्स की अगर बात की जाए तो हम डिस्कस करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि जब जाइगोट डेवलप कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, तो उसने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया हो और एंडोस्पर्म अब नहीं बची, तो ऐसे सीड को बोल देंगे नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड। लेकिन यह भी हो सकता है कि जब जाइगोट डेवलप कर रहा था तो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाया, एम्ब्रियो बनते बनते थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म उसमें बच गया, तो ऐसे सीड्स में जिसमें एंडोस्पर्म का रेसिडुअल बचेगा उसे बोल देंगे एंडोस्पर्मिक। क्लियर? सो देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, द सीड्स रेसिडुअल एंडोस्पर्म्स, द टिश्यूज आर कॉल्ड द एल्बुमिनस सीड्स। एग्जांपल हो जाएगा व्हीट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एंड सीड्स इन विच द एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप आर नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं। एग्जांपल हो जाएगा बीन, पी एंड ग्राउंडनट। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के। चलिए जी, सो कुछ सीड्स में कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं सीड तो ओव्यूल से बनता है और फ्रूट तो ओवरी से बनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सीड जब कोई भी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अंदर कभी कभी न्यूक्लियस बचा रह जाता है, ये न्यूक्लियस, और यहीं पे बीच में ये एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो वगैरह जाइगोट वगैरह यहाँ पे होता है, तो कभी कभी ये न्यूक्लियस बचा रह जाता है। तो इन सम सीड रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट कॉल्ड द पेरिस्पर्म। ये न्यूक्लियस का जो रिमेन्स बचता है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? पेरिस्पर्म बोल देते हैं। एग्जांपल होता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च ब्लैक पेपर में पाया जाता है, एंड बीट में पाया जाता है। द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स आर नेम्ड ड्यू टू द नंबर ऑफ कोटिलेडन पोजेस्ड बाय द सीड। और अगर ये तो एंडोस्पर्म की एब्सेंस या प्रेजेंस के बेसिस पे बता दिया भैया, एक्स एल्बुमिनस या एल्बुमिनस सीड। अब मोनोकॉट डाइकॉट क्या होते हैं? अगर एक कोटिलेडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट सीड, और अगर दो कोटिलेडन प्रेजेंट है तो डाइकॉट सीड। बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे आप लोग। चलिए जी, तो यहाँ पे ये सीड की बात हो गई। इस तरह से आज के इस रिवीजन लेक्चर को हमने कंप्लीट किया। इस तरह से ये सारी बात आज हमने डिस्कस की। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरी होती है तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें query@katyayanaacademy.com पे। query@katyayanaacademy.com पे आप किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। सपोज दैट आपको मालूम है कि हमारा ये लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। जब ये लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला आज है तो आप 6 आवर्स पहले अगर अपनी कोई प्रॉब्लम भेज देंगे, सेंड कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सेशन में। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट पे या इस गिवन ईमेल एड्रेस पे जाके आप किसी भी तरह की क्वेरी को आप डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो फटाफट से अगले लाइव सेशंस के लिए जो क्वेरी आपने इकट्ठा की हुई है आप इस ईमेल एड्रेस पे उसको सेंड कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी तरह के सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज के सेशन को फिनिश करते हैं। हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को हम रिवाइज करा सकें, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए, और क्वेरीज को इस गिवन ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दीजिए ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। थैंक यू बच्चों।